मैं उस दिन घर पर अकेला था। मम्मी पापा किसी के घर गए हुए थे, किसी की मौत हो गई थी। मम्मी और पापा वहीं गए हुए थे। उन लोगों को गए हुए सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन अभी तक नहीं आए थे। मैं अपने कमरे में बैठा अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। पूरा घर वीरान सा लग रहा था। अचानक मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मेरा गला सूखने लगा, तो मैं अपने कमरे से बाहर निकला। कमरे में बैठे हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब शाम के साए चारों तरफ फैल चुके थे। घर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने जल्दी से सारे घर की लाइट्स ऑन की और किचन में जाकर फ्रिज में से पानी की बोतल निकाली। अचानक मेरी नजर बाहर सड़क पर पड़ी। किचन की खिड़की जो बाहर गली में खुलती थी, वहां से मुझे सामने वाले घर का दरवाजा नजर आया, जो अभी अभी खुला था। अंदर से एक अधेड़ उम्र का इंसान बाहर निकला और उसके पीछे एक लड़की, जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, मगर उसके हाथ पैरों की गोरी रंगत मुझे यहां से भी दिखाई दे रही थी। रात के अंधेरे में उसके सफेद दुधिया हाथ और पांव दूर से ही चमक रहे थे, जबकि उसके चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा ही नजर आ रहा था। मैं मदहोशी के आलम में उसी की तरफ देखे जा रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे से कोई गुजरा है। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर मेरे पीछे कोई नहीं था, और भला होता भी क्यों? क्योंकि इस समय मैं घर में बिल्कुल अकेला था। पानी पीकर मैंने बोतल फ्रिज में रखी और खिड़की के पास जाकर देखा तो गली अब सुनसान पड़ी थी। ना जाने यह सामने वाला घर किसका था और वह लड़की कौन थी। यही सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। मेरा नाम अशोक है। मेरा संबंध एक मिडिल क्लास घराने से था। मेरे पापा एक सरकारी नौकर थे, मगर उनकी ईमानदारी ने उन्हें माली तौर पर हमेशा पीछे ही रखा। वरना पापा के बराबर के वह लोग जो साथ ही नौकरी पर लगे थे, आज सबके पास बैंक बैलेंस था और बंगलों में रहते थे। पापा ने हमेशा ईमानदारी को अहमियत दी और गरीबी में जिंदगी गुजारी। मैं मम्मी पापा की इकलौती औलाद होने के बावजूद बिगड़ा हुआ शहजादा नहीं था, बल्कि पापा और मम्मी ने मेरी परवरिश बहुत ही सख्ती से की थी, ताकि मैं भी उनकी तरह हमेशा ईमानदारी की जिंदगी जीऊं और बुरे कामों से दूर रहूं। मुझे अपने पापा की इस सख्त परवरिश और ईमानदारी से कोई शिकवा शिकायत नहीं थी, बल्कि मेरे पापा तो मेरे आदर्श थे। मैं खुद उनकी तरह बनना चाहता था, जिनको देखकर बड़े छोटे सब उनकी इज्जत करते थे। मेरी माँ भी पापा जैसी बहुत ही शरीफ औरत थी। पापा ने अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया था। उसी तरह माँ भी घरदारी और लेन देन के मामले में बहुत ही निपुण थी। पापा की नौकरी ऐसी थी कि हर 3-4 साल बाद पापा का ट्रांसफर अलग अलग शहरों में होता रहता था। इसलिए मम्मी पापा ने मेरे भविष्य का सोचकर यह फैसला किया था कि वह मुझे अपने साथ कभी कहीं लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह मेरी पढ़ाई का नुकसान होता। इसलिए पापा ने मुझे 8वीं क्लास से ही दिल्ली के एक बड़े स्कूल में दाखिला करवा दिया था और उसी के हॉस्टल में मेरे रहने का इंतजाम करवा दिया था। स्कूल पूरा होने के बाद वहीं कॉलेज में एडमिशन ले लिया और बस फिर छुट्टियों में ही घर आया करता था। और इस बार पापा का ट्रांसफर नैनीताल के इलाके में हुआ था और मम्मी पापा को वहां शिफ्ट हुए 3 महीने ही गुजरे थे। जब मैं 2 महीने की छुट्टियों के लिए घर चला आया, मुझे घर आए चौथा ही दिन था कि पापा के दूर के कजिन की डेथ हो गई, तो मम्मी पापा को वहां जाना पड़ा। क्योंकि वह दूसरे शहर में थे, इसलिए पूरा दिन गुजर गया था और मम्मी पापा अभी तक लौटे नहीं थे। जब से मैं आया था, पहले 3 दिन तक तो अपनी नींद पूरी करता रहा। घर से बाहर निकला ही नहीं था। एक तो दिल्ली से नैनीताल का सफर बहुत लंबा था, दूसरा यहाँ का मौसम भी ठंडा था, जो मुझे नींद की वादियों में ही रखता था। चौथे दिन भी कमरे में ही गुजार दिया, क्योंकि मम्मी पापा तो घर में थे नहीं। और जब शाम के समय में कमरे से बाहर निकला तो किचन की खिड़की से जमीन पर चांद की झलक ने मुझे किसी और ही जहां में भेज दिया था, जहां मैं और बस मेरे खूबसूरत ख्यालात थे। मैं किचन से निकलकर बाहर गली में गया, मगर गली में कोई नहीं था। जिस इलाके में हम रहते थे वहां बहुत कम मकान थे, जिसमें से किसी किसी मकान के सामने ही लाइट जल रही थी, वरना ज्यादातर अंधेरा ही फैला हुआ था। सर्दी का मौसम होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात कितनी गहरी हो चुकी है। मैं वापस घर के अंदर आ गया। कुछ देर बाद मम्मी पापा भी वापस आ गए और हमने मिलकर खाना खाया। उसके बाद मैं छत पर टहलने चला गया।
हॉस्टल में रहने की वजह से मुझे टहलने की आदत पड़ चुकी थी। मैं रोज रात को जरूर टहलने निकलता था और यहाँ आने के बाद घर की बड़ी से छत पर ही मेरी बहुत अच्छी वॉक हो जाया करती थी। मैं जब छत पर गया, इस समय 10 या 11 बजे का समय था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे रात के 2 या 3 बज चुके हैं, क्योंकि हर तरफ सन्नाटा था। किसी के घर की छत या बालकनी की लाइट नहीं जल रही थी, सिर्फ सामने वाली छत पर ही लाइट ऑन थी। हमारे छत और सामने वाली छत के बीच ज्यादा फासला नहीं था, क्योंकि दोनों घरों की छत आगे की तरफ बढ़कर बनाई गई थी। मुझे सामने छत की लाइट जलते देख वह लड़की याद आ गई। आज शाम अपने किचन की खिड़की से जिसे देखा था, मैं अपनी छत पर खड़ा गौर से सामने वाली छत का जायजा लेने लगा कि शायद वह लड़की दोबारा नजर आए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। हाँ, छत के बीच में एक मेज और 2 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। मेज पर कुछ किताबें और चाय का मग भी रखा हुआ था। उस छत पर काफी रोशनी थी, इसलिए सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं कुछ देर तक इस छत की तरफ देखता रहा, मगर अभी तक कोई नजर नहीं आया, और फिर मैंने अपना ध्यान टहलने पर लगा दिया। मैंने 4-5 चक्कर पूरी छत के लगाए थे कि तभी अचानक मुझे वह लड़की वहां कुर्सी पर बैठी नजर आई। उसकी रंगत उस समय भी चमक रही थी। दुपट्टा गले में झूल रहा था और बालों को क्लेचर से कैद कर रखा था। वह मेज पर रखी एक किताब पढ़ रही थी। मैं उसे देख रहा था। वह बेखबर थी, अपनी किताब में खोई हुई थी। मैं उसे देखते देखते छत की दीवार के पास आ गया और उस समय मेरे दिल में इच्छा पैदा हुई कि काश वह मेरी तरफ देखे। मैं हैरत से दंग रह गया जब उसने अचानक ही उसी समय मेरी तरफ देखा, जब मेरे दिल में यह इच्छा जगी थी कि वह मेरी तरफ देखे। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी छत पर मुझसे दूर नहीं, बल्कि मेरे बहुत पास बैठी है। उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। उसकी नजरें जैसे ही मुझ पर पड़ीं, मेरी नजरें एकदम झुक गईं और मैं हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की झंकार मेरे कानों तक पहुंच गई थी। मुझे लगा जैसे पूरा इलाका ही उसकी हंसी की आवाज से गूंज रहा हो। मैं तो उसकी सूरत पर ही मर मिटा था, मगर उसकी खूबसूरत हंसी ने भी मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं उसे एकटक देखता रहा। वह उठी और अपनी किताबें समेटकर चाय का मग उठाकर सीढ़ियों की तरफ चली गई और उसके नीचे जाते ही छत की लाइट बंद हो गई, जिससे गहरा अंधेरा छा गया था। मैं ऐसे अंधेरे में रहने का आदी नहीं था, इसलिए एकदम से घबरा गया और जल्दी से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे चला गया। मगर एक बहुत अजीब बात थी कि सीढ़ियां उतरते हुए मुझे लग रहा था जैसे पीछे से मुझे कोई पुकार रहा है। मैंने इसे अपना वहम समझा और ध्यान नहीं दिया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मगर उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बार बार अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा था और उसकी खूबसूरत हंसी मेरे कानों में अब भी गूंज रही थी। मैं उसी को सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली, मुझे उसी का ख्याल आया। मैंने मुंह हाथ धोया, नाश्ता किया और उसके बाद घर से बाहर चला गया। दरअसल मैं चाहता था कि वह लड़की घर से बाहर निकले और मेरा और उसका आमना सामना हो जाए। मगर काफी देर तक घर के बाहर खड़ा रहने के बावजूद मेरे सामने वाले घर से कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया। बहुत देर के इंतजार के बाद मैं घर वापस चला गया और अपनी माँ से बैठकर बातें करने लगा। शाम को जब पापा वापस आए तो उनसे खूब ढेर सारी बातें करता रहा और खाने के बाद वॉक करने के लिए फिर से छत पर चला गया। माँ ने मुझे छत पर जाने से पहले एक बात कही थी कि ध्यान से ऊपर वॉक करना और जल्दी ही नीचे आ जाना। उन्होंने कहा, ऊपर वॉक करने की जरूरत क्या है, इधर से उधर 2-4 चक्कर लगा लो। मुझे उनका यह कहना अजीब लगा था, मगर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा, मम्मी, यहाँ नीचे वॉक कैसे हो सकती है? बिना वॉक किए तो मुझे नींद ही नहीं आएगी। मम्मी ने कहा, चलो ठीक है, फिर जल्दी ही नीचे आ जाना। और मैं हाँ में सिर हिलाता हुआ ऊपर चला गया। आज भी सामने वाली छत पर कल जैसा ही दृश्य था। लाइट जल रही थी और मेज पर किताबें और चाय का मग पड़ा हुआ था, मगर वह अब वहां नहीं थी। मैं वॉक करने लगा तो कुछ देर बाद वह कुर्सी पर बैठी नजर आई और फिर बिल्कुल कल की तरह हुआ। जब मैंने दिल में चाहा कि वह मेरी तरफ देखे तो उसने फौरन मेरी तरफ देखा, मगर आज मैं चौंका
और घबराया नहीं था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई थी और मेरी तरफ दीवार के पास आ गई। मैं एकदम से सीधा खड़ा हो गया। उसने दीवार के पास आकर दोनों बाजू दीवार पर टिका दिया और कहने लगी, अशोक जी कैसे हैं? आप उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। मैं उससे पूछने ही वाला था कि आपको मेरा नाम कैसे पता चला, मगर मेरे पूछने से पहले ही वह बोल पड़ी कि मुझे आपका नाम आपकी माँ से पता चला है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हुई। उसने अपना नाम पूजा बताया और वो देखने मैं भी खूबसूरत थी। उसकी ना सिर्फ शक्ल सूरत अच्छी थी, बल्कि उसकी आवाज भी बड़ी ही मीठी और प्यारी थी। उसने स्कूल से 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी और अब आगे की पढ़ाई के लिए प्राइवेट इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। इसलिए वह मुझे कॉलेज आने जाने के लिए घर से निकलती हुई दिखाई नहीं देती थी। उस रात उससे थोड़ी सी बात हुई थी, क्योंकि जब वह मुझसे बातें कर रही थी तो उसे किसी ने आवाज दी थी और वह जल्दी से भागकर नीचे चली गई थी। और उसके जाते ही फिर से छत पर अंधेरा छा गया था। यह अंधेरा ना जाने क्यों इतना खौफनाक होता था कि मैं उस अंधेरे से डर जाता था और फटाफट नीचे चला गया। मम्मी पापा जल्दी सोने के आदी थी। मैं जब वॉक करके नीचे जाता है तो वह सो चुके होते थे और अगले दिन भी मैं माँ से सामने वालों के बारे में पूछना भूल गया था। अब मुझे फिर से रात का इंतजार था कि कब रात हो और मैं ऊपर जाऊं और पूजा से मिल सकूं। इसमें कोई झूठ नहीं था कि मैं पूजा से दिलो जान से मोहब्बत कर बैठा था। अब उसे देखे बिना मुझे चैन ही नहीं मिलता था। खाने के बाद मैं ऊपर गया तो आज छत पर मेज कुर्सी तो मौजूद थी, मगर किताबें और चाय का मग नहीं था। मगर छत की लाइट चल रही थी। मैं कुछ देर इंतजार करता रहा और फिर वॉक करने लगा, मगर वॉक करते हुए मुझे आधा घंटा गुजर चुका था, मगर पूजा छत पर नहीं आई थी। मैंने अपने घड़ी पर नजर डाली तो 12 बजने में 2-3 मिनट बाकी थे। मैं मायूस हो गया कि अब तो बहुत रात हो चुकी है, शायद वह सो गई होगी, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी सोने के आदी थे। मैं नीचे जाने लगा, लेकिन जैसे ही पहले सीढ़ी पर कदम रखा तो मुझे किसी ने आवाज दी। मैं फौरन पलट पड़ा तो सामने वाली छत के दीवार पर बाजू रखे पूजा खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था। मैंने उससे पूछा कि देर क्यों हुई, तो वह कहने लगी, आज पापा की तबीयत खराब थी। मैंने उससे पूछा कि उसके पापा क्या काम करते हैं, तो उसने बताया कि मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं और मेरी माँ की कुछ समय पहले डेथ हो चुकी है। घर में उसके और उसके पापा के अलावा कोई और नहीं रहता। जब वह 10वीं क्लास में थी तब उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इसलिए पूजा ने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था और फिर उसकी माँ की डेथ हो गई। फिर उसके बाद पूजा का जी नहीं चाहा कॉलेज जाने को, तो उसने प्राइवेट ही एडमिशन ले लिया और घर पर ही रहकर पढ़ाई करने लगी। वह सारा दिन घर के कामकाज में गुजारती और रात को पढ़ने के लिए छत पर आ जाती है। बस यही उसकी जिंदगी की रूटीन था। उस रात में काफी देर तक पूजा से बातें करता रहा, मगर मैंने नोट किया कि बातों के बीच बीच में बार बार चेहरा नीचे करके कुछ नीचे की तरफ देखती थी। मुझे रहा नहीं गया तो मैंने उससे पूछ लिया। उसने जवाब दिया कि मेरे पैरों में दर्द है, इसलिए मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए मैं बार बार अपने पैरों की तरफ देख रही हूँ। मैं उसे नीचे जाकर आराम करने के लिए कहा। वह चली गई तो मैं टाइम देखा, रात के 2 बज रहे थे, यानी मैं इतनी देर तक खड़ा पूजा से बातें कर रहा था। मैं हैरान रह गया कि समय का कैसे पता नहीं चला। मैं नीचे कमरे में आकर लेट गया। अब रोज रात को उससे मुलाकात और बातें होने लगी थी। मैं बहुत खुश था, क्योंकि वह भी अब मुझसे प्यार करने लगी थी और जिस तरह मैं उससे मिलने के लिए बेकरार रहता था, वह भी मुझसे मिलने के लिए बेकरार रहती थी। लगभग 2 हफ्ते हो गए थे। पूजा ने मुझे मना कर दिया था कि तुम अपनी माँ से इस बात का जिक्र मत करना, वरना उनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसी वजह से अपनी माँ से बात नहीं की थी। मगर एक रात ऐसा हुआ कि पूजा छत पर नहीं आई। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं आई तो मैं बेचैन हो गया। अगली सुबह होते ही मैं घर से बाहर जाकर देखा तो पूजा के घर पर ताला लगा हुआ था और ताला भी काफी पुराना लग रहा था। मैं वापस आया और अपनी माँ से पूछा कि सामने वाले लोग कहाँ गए हैं, तो माँ ने एकदम हैरान होकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कौन सामने वाले? मैंने माँ से कहा कि सामने रिक्शा वाला अंकल और उनकी बेटी रहते हैं ना, और आप तो उनकी बेटी पूजा को जानती हो, वह आपसे मिल चुकी है ना। मेरी माँ मेरी बात सुनकर हैरान और परेशान नजर आ रही थी।
फिर अपना माथा पीटकर कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी, अशोक, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? सामने वाला घर तो 30 साल से बंद पड़ा है। और मुझे यह बात सामने वाली आंटी ने बताई थी, और उन्होंने यह भी बताया था कि इस घर में एक बहुत लंबे समय से एक आत्मा का बसेरा है। इसी वजह से वह घर बिकता ही नहीं है, ना ही किराए पर कोई लेता है। मैं अपनी माँ का मुंह देख रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं तो रोज रात को। आगे की बात कहते कहते मैं रुक गया। मेरी माँ पूछने लगी कि क्या कहना चाहते हो, तो मैंने ना में से हिला दिया। कहा, कुछ नहीं, और यह कहकर अपने कमरे में चला गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ मेरी माँ ने बताया है क्या वह सच है। इसलिए जब मम्मी पापा रात को सोए तो मैं छत पर चला गया। आज छत पर लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन फिर भी बेचैनी से छत पर टहलता रहा। बहुत अंधेरा था, इसलिए मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर मुझे महसूस हुआ कि जैसे सामने वाले घर में कोई ना कोई मौजूद है जो अभी अभी छत पर आया है। मैंने आवाज भी दी, मगर मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं बहुत देर तक इंतजार करता रहा कि जो अभी अभी छत पर आया है वह शायद लाइट जलाए, लेकिन उसने लाइट नहीं जलाई। बहुत देर के इंतजार के बाद मैं नीचे उतर आया और अपने कमरे में आ गया। काफी देर तक मैं अपने बिस्तर पर लेटा रहा, लेकिन मुझे चैन नहीं आया। तो फिर मैं अपनी टॉर्च लेकर गली में निकल गया। रात के 3 बज रहे थे और मुझे यह देखकर अजीब सी हैरत हुई कि अब घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। मैंने हाथ से दरवाजा खोला तो दरवाजा फौरन अंदर की तरफ खुल गया। मैं धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि आंगन और बरामदे में बिल्कुल अंधेरा था। इस आंगन में काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनके पत्ते टूट टूट कर पूरे आंगन में बिखरे हुए थे। यह घर काफी बड़ा था। बरामदे में जब मैं पहुंचा तो बिल्कुल सामने की तरफ एक दरवाजे से रोशनी आ रही थी। मैं दरवाजे के करीब पहुंच गया। थोड़ा सा दरवाजा खुला हुआ था। मैंने पूरा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो हैरान रह गया। पूरा कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा मेज था जिस पर केक पड़ा हुआ था और कुछ गिफ्ट रखे हुए थे। पूरे कमरे में धीमी धीमी सी खुशबू आ रही थी और कमरे के अंदर एक और दरवाजा था। मैं कुछ देर तक खड़ा पूरे कमरे का जायजा लेता रहा। फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे कमरे का दरवाजा बंद हुआ। मैं जल्दी से अंदरूनी कमरे में घुस गया और वहां से बाहर निकलने वाले दरवाजे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमरे में 2 लोग दाखिल हुए। उनमें से एक को तो मैं किसी भी रूप में पहचान सकता था, क्योंकि वह पूजा ही थी, मगर वह दूसरी औरत कौन थी मैं नहीं जानता था। वे दोनों पत्थर बने खड़े थे और मुझे देख रही थीं जैसे उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। फिर एकदम से अधेड़ उम्र की औरत को जैसे कुछ होश आया तो वह मुझसे पूछने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, पूजा मुझसे पहले ही बोल पड़ी। वह कहने लगी, मम्मी, यह अशोक जी हैं और हमारे सामने वाले घर में रहते हैं। मैं हैरान हो गया, क्योंकि पूजा ने तो बताया था कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और वह अपने पापा के साथ यहाँ रहती है, मगर वह तो पास खड़ी औरत को मम्मी कह रही थी। मैं ना समझी की हालत में पूजा की तरफ देख रहा था। पूजा की मम्मी ने थोड़ा सा आगे बढ़कर मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, बेटा, तुम्हें भगवान की सौगंध किसी को मत बताना जो कुछ तुमने यहाँ देखा है। मैं हैरान था, मगर पूजा की माँ के जुड़े हुए हाथ देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने फौरन कहा, आप परेशान मत हो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मगर ये सब क्या है? आखिर लोगों से कहना क्या नहीं है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूजा की माँ कहना क्या चाहती हैं। फिर सुबह मम्मी ने बताया था कि यह घर पिछले 30 सालों से खाली पड़ा है और यहाँ एक आत्मा का वास है। और फिर पूजा तो बिल्कुल वैसे ही नजर आ रही थी जैसे 2 हफ्तों से रोज मुझसे मिल रही थी, मगर उसकी माँ के बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी अजीब से पहन रखे थे। देखने से मालूम होता था कि जैसे वह कोई मांगने वाली औरत है। इसीलिए मैं हैरान और परेशान था। पूजा ने मुझसे कहा, आप बैठ जाएं, हम आपको सब कुछ बताते हैं। मैं वहीं पड़े सोफे पर बैठ गया। कोमल की माँ मेरे सामने सोफे पर ही बैठ गईं, जबकि पूजा सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। पूजा की माँ ने बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा संबंध एक ऐसे खानदान से है
जहां विधवा औरत के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, और अगर उसके साथ बेटी हो तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाता था। जब मैं विधवा हुई उस समय पूजा छोटी सी थी और अब यह 22 साल की हो चुकी है। मगर आज से 30 साल पहले जब मेरे पति ने यह घर खरीदा था तो यह मशहूर था कि यहाँ भूतों का साया है जो किसी इंसान को घर में रहने नहीं देते। मेरे पति ने इन बातों को नहीं माना था, इसलिए उन्होंने यह घर खरीद लिया। मगर अभी घर की मरम्मत का काम जारी था कि इस घर के पीछे वाले आंगन में खुदाई करवाई तो वहां से एक लाश बरामद हुई थी, जिसकी वजह से मेरे पति डर गए और इस मकान को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़कर दूसरा घर किराए पर ले लिया और हम वहीं रहने लग गए। क्योंकि मेरे ससुराल वाले जिन हालात के मालिक थे उनके साथ रहना मुश्किल होता जा रहा था और मेरे पति को यह तसल्ली नहीं थी कि उनकी होने वाली औलाद वहां सुरक्षित रहेगी। इसलिए मेरे पति ने अपना हिस्सा मांगकर यह घर खरीदा था, पर हम नहीं जानते थे कि हमें यहाँ रहना भारी पड़ेगा। उन दिनों मैं उम्मीद से थी, इसलिए पूजा के पापा ने यहाँ रहना ठीक नहीं समझा। हम किराए पर रहने लगे, मगर मेरे एक के बाद एक 3 बच्चे पैदा होते गए और तीनों ही मरते चले गए। 5 सालों में मेरे यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई थी। हम किराए के घर में ही रह रहे थे। हम अपने मरने वाले बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। हमने पलटकर इस घर की कभी खबर भी नहीं ली थी। ये सालों से बंद पड़ा था। और फिर जब शादी के 8 साल बाद पूजा पैदा हुई तो सारे खानदान में बातें बनाई, क्योंकि मेरे खानदान में लड़कियों को ज्यादा पसंद नहीं किया जाता था। पर पूजा के पापा ने किसी की नहीं सुनी। जब कोमल 11 साल की हुई तो एक एक्सीडेंट में पूजा के पापा की डेथ हो गई और तब से मेरे ससुराल वाले मेरे घर के पीछे पड़ गए। हालांकि उनमें से कोई भी पूजा और मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा वह लोग पूजा की शादी ऐसी जगह करना चाहते थे जहां से उनको ठीक ठाक पैसा मिलता। इसके अलावा मेरे ससुराल वालों की नजर इस बंगले पर भी थी, मगर मैं माँ थी। मैं कैसे पूजा की शादी इतनी कम उम्र में किसी बुढ़े से कर देती। मैं कोमल को लेकर इसी घर में रहने का फैसला कर लिया था और हर तरफ यह बात फैला दी कि यहाँ भूत रहते हैं, और इस बात को सच करने के लिए हफ्ते 10 दिन में रात के समय में कुछ ऐसा कर देती थी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को विश्वास हो गया था कि यहाँ किसी भूत का साया है। सब लोग मेरे बताएं झूठ को सच मानना शुरू कर चुके थे। हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। मैं दुनिया से अपनी पूजा को छुपाती फिर रही थी, मगर इस बेवकूफ ने कुछ दिन पहले ऊपर छत पर तुम्हें देखा और तुमसे मोहब्बत कर बैठी, और आज तुम यहाँ हमारे सामने खड़े हो। मैं पूजा की माँ की बातें ध्यान से सुन रहा था और समझ भी रहा था कि ये इलाका किस तरह शांत वीरान हो जाता है और सन्नाटा छा जाता है। इसीलिए यह माँ बेटी इतने साल से भूत वाली बात का भ्रम रचाई बैठे रहे। मगर मैंने उनसे पूछा कि उनकी गुजर बसर कैसे होती है, तो मुझे यह जानकर बहुत दुख हुआ कि पूजा की माँ लोगों के घरों में काम करती है और अब पूजा की शादी कर देना चाहती हैं। मैं पूजा से खूबसूरत वादा करके अपने घर चला गया। मैंने उसी समय अपनी माँ को पूरी कहानी सुना दी। मेरी माँ भी बहुत हैरान थी, मगर अफसोस भी कर रही थी कि कैसे अपनों की बदौलत ही पूजा और उसकी माँ ने इतनी मुश्किल भरी जिंदगी गुजार रही थी। आज पूजा से मेरी शादी को 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी माँ ने दूसरे दिन ही जाकर पूजा की। माँ से मेरे लिए उसका हाथ मांग लिया था और फिर 1 हफ्ते में ही हमारी शादी हो गई थी। पूजा के पापा की वसीयत के मुताबिक वो बंगला पूजा और मेरे नाम हो चुका था, जिसकी वजह से पूजा का पूरा खानदान खामोश होकर बैठ गया था। आज हम अपने घर में रहते हैं। पूजा की माँ भी हमारे साथ ही रहती हैं, मगर वह अपना खर्चा अब अपने घर से मिलने वाले किराए से करती हैं। वही घर जिसमें उन्होंने अफवाह फैला रखा था कि भूतों का साया है, मगर असल में वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। पूजा की माँ ने एक हिस्से को किराए में दिया था और वहां से अच्छा खासा पैसा आ रहा था, जिससे वह अपना खर्चा चला रही थी। पूजा और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो